जय बायोकेमिस्ट्री में एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है जय और आज हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में तीन वीडियोस आएंगे। एक्चुअली में चार वीडियो आएंगे। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और जो बेंजीन वाला जो पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसका अलग आएगा। तो इस वीडियो में हम एल्केन को कंप्लीट करेंगे बहुत कम टाइम में, रिवीजन। और आप पहली बार भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो चिंता मत कीजिए, चीज़ें समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो आज हम करने वाले हैं एल्केन। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है आपको याद रखेंगे। एल्केन का सबसे पहली बात, एल्केन का जनरल फॉर्मूला, जनरल जो फॉर्मूला है एल्केन का वो क्या है? CnH2n+2। ये याद रखेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। CnH2n यानी जितने कार्बन होंगे उसके डबल से दो ज़्यादा क्या होगा आपका? हाइड्रोजन होगा, है ना। तो एल्केन का जो प्रथम सदस्य है, जो पहला मेंबर है, उसका नाम है CH4 यानी मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। एन लगता है कार्बन कार्बन। एल्केन का मतलब जब कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंस हो तब हम उसको एल्केन बोलेंगे। चलिए अब प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाने वाले। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वो आपका है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी उत्प्रेरकीय अपचयन बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में। उत्प्रेरकीय अपचयन, है ना। उत्प्रेरकीय अपचयन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एल्कीन से बनाते हैं। एल्कीन से बनाते हैं। तो मान के चलिए मैं एक एल्कीन लेता हूँ, मैं मान के चलो मैं इथीन लेता हूँ, है ना। तो मेरा जो इथीन है ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। इसमें मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराऊंगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आप याद रखें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में याद रखें, जो आपका जो कैटालिस्ट होगा, आपका जो कैटालिस्ट होगा वो होगा प्लैटिनम, पलेडियम या निकल। प्लैटिनम, पलेडियम या निकल की उपस्थिति में हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं, उत्प्रेरकीय अपचयन कराते हैं। यहाँ पास ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो एटम है, ये एक एक हाइड्रोजन, सॉरी, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये H और H एटम में टूटेगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा, है ना। इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर तभी एक एक वैलेंसी खाली होगी और हाइड्रोजन आके वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका बन गया बेटा, ये आपका इथेन बन गया। क्या बन गया? ये आपका इथेन बन गया। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? इथेन बन गया। ठीक है। अब कहाँ गया ये स्टाइलर, कहाँ गया? हाँ, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे पास अगर प्रोपीन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? मेरा पास प्रोपीन है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रोपीन बोल सकता हूँ। प्रोपीन का भी मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराऊंगा, यानी निकल, पलेडियम, प्लैटिनम के प्रेजेंस में जब मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराता हूँ तो क्या होगा? हाइड्रोजन आइटम अलग होंगे और एक डबल बॉन्डेड कार्बन के कार्बन से जाके जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड बना लेगा, यानी CH3 CH2 और ये CH3। तो इसका क्या हो गया बेटे? ये प्रोपेन हो गया, है ना। ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, और मैं आपको दे देता हूँ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और नीचे में H2। अब आपको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो ऐसा दिया हो चाहे ऐसा दिया हो, मतलब एक ही है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम दिख गया और उसके साथ H2 दिख गया, है ना। तब आपको ये समझ जाना है आपको क्या कराना है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ला के जोड़ दो, हाइड्रोजन ला के डबल बॉन्डेड कार्बन पर ला के जोड़ दो।
वही करते हैं, हाइड्रोजन लाके डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ देते हैं और उसको सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका सी एच टू और ये CH3। तो ये आपका हो गया बेटा आपका ब्यूटेन। ये क्या हो गया आपका ब्यूटेन आ गया, है ना। ये आपका ब्यूटेन आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर, समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कब कराएंगे, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या फिर जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिसको आप बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन के लिए आप कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, है ना। निकल के लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, इसके साथ जब हाइड्रोजन दिया हो, ठीक है, या फिर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया हो, है ना, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक प्रबल अपचयनकारी है, जो क्या करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पर ला के उसको सिंगल बॉन्डेड कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ के। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्काइल हैलाइड्स एनसीईआरटी में छोटा सा दिया हुआ है कि बेसिकली क्या करते हैं, जब एल्काइल हैलाइड को हमारे पास मान के चलिए कोई एल्काइल हैलाइड है ना। मैं एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, मैं मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, है ना। अब मिथाइल क्लोराइड का मैं रिडक्शन करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में बेटा, जिंक और HCl के प्रेजेंस में, है ना, डाइल्यूटेड HCl के प्रेजेंस में। जिंक और डाइल्यूटेड HCl के प्रेजेंस में मैं इसका क्या करा रहा हूँ, रिडक्शन करा रहा हूँ। तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन को सब्सटीट्यूट कर देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा ये CH3 और ये हो जाएगा ये H। तो ये क्या बन गया, ये आपका मीथेन बन गया, है ना। क्या बन गया, ये आपका मीथेन बन गया। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, है ना। तो ये भी जिंक और डाइल्यूटेड HCl, ये भी क्या है बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर है नहीं क्लियर। एक और ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो C2H5Cl है, और अगेन मैं क्या डाल रहा हूँ, जेड एन और H प्लस दे दे रहा हूँ, है ना, जेड एन और H प्लस दे रहा हूँ, जिंक, और मैं डाइल्यूटेड एसिड दे दे रहा हूँ। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अपनी एल्केन में। जैसे कि ये इथाइल क्लोराइड है, तो ये किस में बदल जाएगा, इथीन में बदल जाएगा, है ना। इथाइल क्लोराइड किस में बदल जाएगा, इथेन में, इथेन। क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब वुड्स रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक वुड्स रिएक्शन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक आपका वुड्स रिएक्शन है। क्लियर है, चलिए वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब वुड्स रिएक्शन में आप क्या करते हैं, जब इसमें सबसे पहला, इसमें वुड्स रिएक्शन की क्या खास बात है कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलेगा, इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन मिलेगा, है ना, इवन नंबर ऑफ एल्केन हमको मिलेगा, एल्केन मिलता है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ एल्केन मिलता है। यानी मेरे पास मान के चलिए मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड का मैं 2 मोल लूंगा, उसको मैं सोडियम मेटल के साथ यानी सोडियम धातु के साथ क्या कर दूंगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैं रिएक्शन कराता हूँ। तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो NaCl है, ये जो NaCl है, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका बाहर आ जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पर Na लग दिया हूँ ना, ये CH3 होगा ना, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल और 2 मोल सोडियम धातु की उपस्थिति, सोडियम धातु के साथ एल्काइल हैलाइड का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होता है, NaCl बाहर आ जाएगा और जो 2 एल्केन है वो आपस में आके जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, है ना। जो जो एल्काइल ग्रुप थे वो आपस में आके जुड़ जाएंगे और ये क्या बन गया आपका, इथेन बन गया, है ना। इथेन देख, इसमें भी देख लो एक और ये दो, यानी कार्बन का नंबर क्या है, इवन, ऑड नहीं है, है ना, सम
सम संख्या में कार्बन उपस्थित है, ठीक है, और ये 2 NaCl बाहर आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है ना। इसको आप अगर इसको देना चाहे तो ऐसा भी दे सकता है। कैसा दे सकता है सर? वो देना चाहे तो ऐसा दे सकता है कि ये आपका C2H5Cl, 2 सोडियम, और यहाँ पास 2 C2H5Cl दे दिया, यानी इथाइल क्लोराइड के 2 मोल और सोडियम धातु का 2 मोल दे दिया। और वो ड्राई ईथर को ऐसे लिख देगा, क्या कैसे लिख देगा? ड्राई ड्राई CH3OCH3, ये भी तो ईथर है ना। वो ड्राई ईथर ना लिख के वो डायरेक्ट उसका केमिकल फार्मूला लिख सकता है। आपको क्या करना है, आपको बस ये पहचानना है, ड्राई ईथर और सोडियम, ड्राई ईथर और सोडियम धातु है, मतलब वुड्स रिएक्शन कराना है। वुड्स रिएक्शन में जितने कार्बन होंगे जितने कार्बन होंगे जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड में होंगे, उसको डबल करके आपको क्या बना देना है? एल्केन बना देना, आपस में लाके जोड़ देना, यानी C2H5 है ना। तो ये C2H5 और ये हो गया C2H5, C2H5 और C2H5। ये क्या है बेटा? आपका ब्यूटेन है ना। दिस इज नोन एज ब्यूटेन। ओके, है ना। और NaCl बाहर आ जाएगा, 2 NaCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या, सोडियम धातु, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर जब मिल जाए तब आपको समझ जाना है कि आपको क्या कराना है, आपको वुड्स रिएक्शन की ओर जाना है। ठीक है। इस रिएक्शन में हम केवल सम संख्या वाले एल्केन बना सकते हैं यानी इवन नंबर ऑफ एल्केन हम बना सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम किस प्रकार के एल्केन बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैं टॉपिक बनाना भूल गया, कार्बोक्सिलेशन, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराएंगे? कार्बोक्सिलेशन, है ना। कार्बोक्सिलीकर, कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन बोलना चाहिए, कार्बोक्सिलेशन बोल दिया मैंने, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या? CO2 का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना मॉलिक्यूल से। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 को बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा, CO2 का बाहर निकलना, है ना। अब ये CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बाहर निकलेगा? तो यहाँ पास मान के चलिए मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेरे पास कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? मान के चलिए मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट है, इसको बोल सकता हूँ मैं सोडियम एसीटेट है, CH3COONA, दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट को मैं सोडा लाइम के साथ क्या कर देता हूँ? गर्म कर देता हूँ। तो सोडा लाइम क्या होता है सर? सोडा लाइम के साथ मैं क्या कर देता हूँ? गर्म कर देता हूँ। तो सोडा लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH। तो वो आपको ऐसे ना देके वो ऐसा देगा, NaOH को साथ लिखेगा और एरो में सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको एक साथ बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको? एक साथ बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये क्या है? ये डिकार्बोक्सिलेशन कराने वाला क्या है? एजेंट है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से Na2CO3 बाहर कर देगा। कहाँ से? ये Na2CO3 बाहर कर देगा, Na2CO3 बाहर कर देगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ लाके इस कार्बन से जोड़ देगा। यानी आप देख सकते हैं ये आपका बन गया ये आपका बन गया क्या? मीथेन, मीथेन। और देख रहे हो ये CO2 बाहर आ जा रहा है ना, भले कंपाउंड के रूप में बाहर आ रहा है लेकिन बाहर आ रहा है ना। और जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Na2CO3, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है। अब मान के चलिए मेरे को प्रोपेन अगर बनाना है, मेरे को क्या बनाना है? नेक्स्ट पेज में लेते हैं। मान के चलिए मेरे को अगर प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है डी कार्बोक्सिलेशन से, है ना। किससे? डी कार्बोक्सी
रिलेशन से क्या बनाना है मेरे को, प्रोपेन बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं ऐसा सॉल्ट लूंगा, मैं ऐसा सॉल्ट लूंगा जिसमें हमेशा देखिए याद, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जितने कार्बन वाला सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिया उससे एक कम कार्बन वाला आपको एल्किन मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में, लिख लीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में जितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं उससे कम कार्बन वाला, उससे एक कम कार्बन वाला आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। यानी यहाँ पर सोडियम, सॉरी यहाँ पर सोडियम एसिटेट लिया, यानी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमको क्या मिल रहा है, मीथेन मिल रहा है, यानी एक एल्केन मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मैं प्रोपेन यानी 3 कार्बन का एल्केन बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को कितना कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, यस 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा। तो 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोल देंगे, CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2, और ये हो गया COO, और ये Na, जैसे जिसको बोल सकते हैं आप सोडियम ब्यूटानोएट बोल सकते हैं, है ना, सोडियम ब्यूटानोएट, है ना। सोडियम ब्यूटानोएट को अगेन आप किससे गर्म कर दीजिए, आप सोडा लाइम के साथ गर्म कर दीजिए, यानी NaOH, और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। 3:1 में इसका यह मिक्सचर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड 3 अनुपात में और सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 अनुपात में लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, Na2CO3 पूरा बाहर आ जाएगा ये, और ये H आके यहाँ पर जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो आपको मिल जाएगा बेटा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कम कार्बन वाला आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा, कम हाइड्रोकार्बन मिलेगा, यानी एल्किन मिलेगा, है ना। तो ये आपका बन गया आपका ये प्रोपेन, ये आपका प्रोपेन, और बाहर क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट। देख लो यहाँ पास कितने कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, है ना। लेकिन यहाँ पास कितना कार्बन वाला हमको एल्किन मिल रहा है, 3 कार्बन वाला, यानी आपको एक कम कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में एक कम कार्बन वाला क्या मिलेगा आपको, एल्किन मिलता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, मेरे पास शॉर्ट नोट्स रखा हुआ है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में NCERT भी लेके चल रहा हूँ, ताकि हम प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सोडा लाइम, मैं शायद गलत बोल दिया हूँ, सोडा लाइम किसका मिक्सचर है, सोडा लाइम किसका मिक्सचर है, तो सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1, 3:1 रेशियो में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम क्या कराएगा, डीकार्बोक्सिलेशन कराएगा, डीकार्बोक्सिलेशन कराने के पश्चात एक कम कार्बन वाला एल्किन बनाएगा, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। अब देते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में आप कोई भी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, मान के चलिए मैं लेता हूँ CH3COO, सोडियम क्या ले रहा हूँ मैं, आपका सोडियम एसिटेट ले रहा हूँ। तो सोडियम एसिटेट के मैं 2 मोल लूँगा, सोडियम एसिटेट के 2 मोल लूँगा, इसका मैं क्या करा रहा हूँ, इसका मैं क्या करा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ मैं, इसका इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिसिस के पश्चात क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिसिस के पश्चात जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पास मिलेगा, आपको याद रखना है, यहाँ पास क्या करेंगे, आपको मिलेगा इथेन मिलेगा, ये हो गया आपका इथेन हो गया। ठीक है, और यहाँ पास आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और मिलेगा आपका H2 मिलेगा, है ना, और NaOH मिलेगा। तो सर पहचानेंगे कैसे सर, इसका कोई ट्रिक बता दो, ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, देखो आपको क्या लेना है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में जब भी आप सोडियम, किसी भी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट का जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो उसके 2 मोल को लेना है आपको। ठीक है, 2 मोल मैं बना लेता हूँ, ये हो गया मेरा, ये हो गया सोडियम सॉल्ट, है ना, सोडियम एसिटेट हो गया, इसके मैं 2 मोल को आजू बाजू बना लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पास मेरा हो गया क्या, NaOH के 2 मोल ले लेता हूँ, है ना, HOH और HOH, HOH और HOH। ठीक है, अब कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पास लिख लो इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपको क्या करना है, ध्यान देंगे कि जो आपने
कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है उसको आपको क्या करना है, पहले काटना है। ठीक है, कौन से वाले से, जहाँ से COO वाला जो ग्रुप है वहां से आपको क्या कर देना, उसको काट देना है। काटोगे और इसको यहाँ से काट दो। समझ पा रहे हो? अब इस CH3 को आपस में जोड़ दो। ठीक है, इस CO2 को बाहर निकाल दो और इस मतलब बोलना चाहिए इस NaOH को NaOH बना के बाहर निकाल दो। ठीक है, और ये H2 बाहर आ जाएगा अलग गैस बन के। तो क्या हो गया, CH3 को जोड़े तो ये हो गया आपका CH3 यानी आपका बन गया इथिन बन गया। हाँ या ना, इथिन बन गया। ठीक है, दो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और दो H2 गैस आ गया। और क्या आ गया, सॉरी H2 गैस तो एक आएगा, 1 मोल H2 गैस आएगा। और क्या आया सर, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड आया नहीं आया। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है, आपको याद रखना है कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में जो एल्केन है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में जो एल्केन है वो कहाँ प्राप्त होगा बेटा, आपको एनोड पर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, एनोड पर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। कैथोड कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। एनोड पर प्राप्त होगा और जो कैथोड, और कैथोड पर कहाँ गया अपना, कैथोड पर हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर। तो याद रखेंगे, जो आपका एल्केन है ये कहाँ मिल रहा है आपका, एनोड पर। एल्केन एनोड पर मिलेगा और जो हाइड्रोजन जो गैस है ये कैथोड पर मिलेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनने का चांस है यहाँ से। क्लियर है, नहीं क्लियर, क्लियर है? ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। C1 से C4 तक के जो हाइड्रोकार्बन है ये जनरली क्या होते हैं, गैस होते हैं। C5 से C17 तक लिक्विड है, C17 तक लिक्विड है। और C18 से जो हायर मेंबर्स हैं, है ना, जो हायर मेंबर्स हैं ये आपको जनरली सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी जितने ज़्यादा क्या होगा उसका जो चैन है वो बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो आपका क्या होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। लेकिन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन है लेकिन उसमें ब्रांचिंग आ गया है तो सेम नंबर ऑफ कार्बन है और ब्रांचिंग, एक में ब्रांचिंग आ गया तो ब्रांचिंग होने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा कि जो एल्कीन है, एल्कीन है ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, है ना। और ये केवल जो कार्बनिक जो सॉल्वेंट है ना, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक जो सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये केवल उसी में ही घुलेंगे। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना, और क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सब में ही ये अब क्या देखने को मिलेगा, ये घुलते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ग्रीस जो है ना, ग्रीस ग्रीस लगाते हैं वैसा पदार्थ है एल्किन। समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं इस सेगमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहला हेलोजिनेशन दिखना है। तो सबसे पहला क्या देखना है, हेलोजिनेशन दिखना है। तो ये जो हेलोजिनेशन जो प्रोसेस है ये बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा, है ना। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अब क्या खास बात कि हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या आता है, ये कंट्रोल हेलोजिनेशन जब भी आप कराते हैं किसके प्रेजेंस में, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन पर, मान के चलिए मेरे पास एक इथेन है, इस हाइड्रोकार्बन पर मैं क्या करा रहा हूँ, यूवी लाइट या फिर मैं सनलाइट के प्रेजेंस में मैं हाइड्रोजनेशन कराता हूँ। तो ये जो रिएक्शन है ये निरंतर चलते जाएगी, है ना, ये निरंतर चलते जाएगी, ये निरंतर चलते जाएगी और तब तक नहीं रुकेगा जब तक
कि जितने हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए, जितने हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। ये हो जाएगा Cl2, एक हाइड्रोजन और हटाएगा, फिर अगेन ये रिएक्शन चलेगा, Cl2 लेगा और ये हो जाएगा CHCl3 बन जाएगा, फिर क्लोरीन लेगा और ये बन जाएगा आपका CCl4, है ना। तो ये कंट्रोल मेथड नहीं है, यहाँ पास कंट्रोल नहीं किया जा सकता आपका, क्या बोलना चाहिए, हाइड्रोजनेशन को, ठीक है। अब हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा तीव्रता से फ्लोरीन रिएक्शन करता है, उसके बाद क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन और आयोडीन। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। और एल्केनों के लिए जो सब्स्टिट्यूशन का जो बोलना चाहिए ऑर्डर है वो 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्कीन में सबसे ज़्यादा तीव्रता से होगा ये रिएक्शन, और उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये किसके लिए है, एल्केनों के लिए है ना, एल्केन्स के लिए है। क्लियर है, नहीं क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए मैं आपको दे देता हूँ CH3, CH2, CH, CH3 और ये CH3, ठीक है। अब मैं आपको दे देता हूँ Cl2 और UV HV, या फिर मैं दे देता हूँ आपको UV रेज, है ना। अब यहाँ पास कितने कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे आपको बताना है। तो यहाँ पास आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन में जितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला बोल रहा हूँ, जितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट है उतने टाइप के कार्बन में एक एक बार आपको हैलोजन को ला के जोड़ते जाना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये हो गया प्राइमरी हाइड्रोकार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। देखो ये जो कार्बन है अपने अलावा 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये सेकेंडरी है। ये इस कार्बन को देखिए अपने अलावा 3 से जुड़ा हुआ है, यानी ये टर्शरी है। ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। तो प्राइमरी वाले से एक बार, सेकेंडरी वाले से एक बार और टर्शरी वाले से एक बार, यानी यहाँ पास टोटल 3 कंपाउंड बनेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पास 3 कंपाउंड बनेंगे। एक बार मैं किससे बनाता हूँ, प्राइमरी वाले से। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको मैं बना देता हूँ। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये Cl। ये एक बार प्राइमरी वाला है ना, प्राइमरी वाला एल्काइल हैलाइड हो गया। फिर इसके बाद फिर आ, फिर इसके बाद मैं एक बार सेकेंडरी कार्बन से जोड़ूंगा। तो ये हो गया आएगा मेरा CH3, CH और ये हो गया Cl, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ गया CH, CH3 और ये CH3। ये मेरा हो गया, ये तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। दिस इज प्राइमरी RX, है ना, ये प्राइमरी RX हो गया, ये सेकेंडरी RX हो गया। अब एक बार टर्शरी कार्बन से जोड़ना है, एक बार टर्शरी कार्बन से जोड़ना है, यानी एक बार इस कार्बन से मैं हैलोजन को जोड़ूंगा। CH3, CH2, C, Cl, है ना, CH3 और ये CH3। तो ये हो गया आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पास मेरे को 3 प्रकार के मिक्सचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3 प्रकार के मिक्सचर देखने को हमको मिलते हैं। क्लियर, समझ गए? जितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन में जितने प्रकार के कार्बन होंगे उतने कार्बन में एक एक बार आपको क्या जुड़ते जाना, हैलोजन जुड़ते जाना। जब अल्ट्रावायलेट और Cl2 देखे तो, अल्ट्रावायलेट या फिर प्रकाश की उपस्थिति में जब हेलोजिनेशन कराया जाए तो। क्लियर। अब देखते हैं कंबशन के बारे में, है ना, कंबशन के बारे में। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, ये बेसिकली ये फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है इनका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में किया जाता है। मान के चलिए मैं मेथिन को अगर जलाता हूँ, ये हो गया मेरा मेथिन, है ना। मैं मेथिन को जलाता हूँ, मैं मेथिन का क्या कराता हूँ, कंबशन कराता हूँ, ऑक्सीडेशन कराता हूँ। तो मेथिन क्या है, गैस है। अब मेथिन को मैं क्या कर रहा हूँ, जला रहा हूँ। तो मेरे को भारी मात्रा में CO2 तो देखने को मिलेगा, है ना, 2H2O। और मेरे को बहुत अधिक मात्रा में मेरे को क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी देखने को मिलेगा। दैट इज 8-9 किलो जूल पर मोल। समझ पा रहे, 890 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी हाइड्रोकार्बन बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, ऊर्जा रिलीज करते हैं, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो आपको कंबशन का एक मैं आपको बोलना चाहिए, एक एल्केन के लिए फॉर्मूला दे देता हूँ, है ना। तो ये जो फॉर्मूला आएगा दैट इज CnH2n, जो कि CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला हो गया। अब ऑक्सीजन को 3n+1
बाई 2 O2 लेंगे, फिर इससे आपका बनेगा NCO2 और NCO2 और N+1 H2O और क्या निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा, है ना, वो भी नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। जो आप एलपीजी में, जो आपके घर में जो एलपीजी यूज़ किया जाता है उसमें बेसिकली ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम क्या क्या ले रहे हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम ले रहे हैं, आपका हो गया, कहाँ गया ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। तो हाई हाई प्रेशर, है ना, डाई ऑक्सीजन, है ना, निरंतर हमको एयर सप्लाई करना है और ऑक्सीकार आपको उत्पाद मिलेंगे। जैसे मान के चलिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में मैं मेथेन को, मेथेन को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ और इसको मैं रेड हॉट कॉपर पाइप से बाहर निकालता हूँ। रेड हॉट कॉपर पाइप से अगर मैं बाहर निकालता हूँ, है ना, 573 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, 573 केल्विन टेम्परेचर है, कॉपर पाइप है और 100 ATM का प्रेशर है। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पास मेथेन है ना, तो यहाँ पास मेरे को अल्कोहल मिल जाएगा, तो यहाँ पास मेरे को क्या मिल जाएगा, मेथेनॉल मिल जाएगा, यानी CH3OH, ये क्या हो गया आपका, मेथेनॉल हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, मेथेनॉल, यानी मेरे को अल्कोहल देखने को मिलेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। तो जब रेड हॉट कॉपर पाइप 573 केल्विन टेम्परेचर और 100 ATM का जब प्रेशर आपको दिखे किसी भी हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन के साथ, मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्केन के साथ, तब आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बना देना है। अब मान के चलिए मेरे पास है, अगेन मेरे पास है मीथेन है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं इसको मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ। तो यहाँ पर याद रखेंगे मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड क्या बना के देगा, जितने कार्बन वाला आपका एल्केन है उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, यानी HCHO, दिस इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड, और आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बना के देगा और H2 बना के देगा, हाँ या ना, क्लियर है नहीं क्लियर। और अगर आपके पास मान के चलिए मेरे पास है इथेन है ना, CH3 मेरे पास इथेन है, क्या है मेरे पास, इथेन है, और मैं इसको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहा हूँ। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मैग्नीज एसीटेट ले लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, मैग्नीज एसीटेट ले रहा हूँ। तो मैग्नीज एसीटेट स्ट्रॉन्ग रेड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जितने कार्बन वाला एल्केन लिया उतने कार्बन वाला ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। यहाँ पास आपका मिल जाएगा एसिटिक एसिड मिल जाएगा, यानी इथेनोइक एसिड, है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर है नहीं क्लियर, H2 बाहर बन जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 2 H2O भी बाहर आएगा, क्लियर है नहीं क्लियर। ये हो गया आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ये होता है। अब आपको देखना है, हाँ, अब जो नॉर्मली क्या होता है, अब नॉर्मली क्या होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेकेंडरी जो एल्केन है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एल्केन है वो पोटेशियम पर मैग्नेट से KMnO4 से रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर अगर टर्शरी एल्केन है, टर्शरी एल्केन है, तो वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अल्कोहल बना लेगा, अल्कोहल बना लेता है। क्लियर है नहीं क्लियर, है ना। अल्कोहल बना लेता है, अब बन जाता है, बना लेता है, ठीक है। अब चलिए
मान के चलिए मेरे पास है CH3 C CH3 CH3 और ये H। तो ये मेरा हो गया आपका आइसोप्रोपेन। अब आइसोप्रोपेन, जो मेरा आइसोप्रोपेन है ना, सॉरी आइसोब्यूटेन है ये। अब मेरा जो आइसोब्यूटेन है, इस आइसोब्यूटेन का मेरे को क्या कराना है, 2 मिथाइल प्रोपेन यानी आइसोब्यूटेन। अब इसका मेरे को क्या कराना है, मैं इसमें अगर KMnO4 डालता हूँ, KMnO4 डालता हूँ, तो आपको क्या नहीं, कुछ नहीं करना है, 2 ऑक्सीजन इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में ला के जोड़ दो। तो सर 2 हाइड्रोजन आप ला के जोड़ 2 ऑक्सीजन आप ला के जोड़ने बोल रहे हैं, तो ये हो गया आएगा CH3 C, ये O, ये O और ये H। ये आपका बन गया आपका 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना। प्रोपेन टू, और सॉरी अल्कोहल नहीं, अल्कोहल बनाना है ना, हाँ एसिड बना दिया। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये क्या है मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन हो, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर? अब आइसोमेराइजेशन है ना, समावयवीकरण या आइसोमेराइजेशन। ठीक है, अब आइसोमेराइजेशन जो आइसोमेराइजेशन करा देता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, उसके आइसोमर में बदल देगा, तो वो एजेंट है बेटा, आपको याद रखेंगे AlCl3 और HCl का जो मिक्सचर है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक एजेंट या आइसोमेराइजेशन कराने के लिए जिम्मेदार कारक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिम्मेदार कारक बोल सकते हैं। तो ये एनहाइड्रस AlCl3 होगा ना, ये एनहाइड्रस AlCl3 यानी निर्जल AlCl3 और HCl के मिक्सचर किस में बदल देंगे, उसके बोलना चाहिए आइसोमर में बदल देंगे। मान के चलिए मेरे पास है एक एक हेक्सेन है ना, हेक्सेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इस हेक्सेन में मैं रिएक्शन करा दिया एनहाइड्रस AlCl3 और HCl से, तब क्या मिलेगा मेरे को, इस हेक्सेन का मेरे को आइसोमर देखने को मिलेगा, इस हेक्सेन का मेरे को आइसोमर देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे को देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5, और एक कार्बन दूसरे कार्बन पर जुड़ गया है ना, यहाँ पर CH3, ये H, ये H, ये H, ये H हो जाएगा CH3, ये इधर H और ये H है ना, एक H और ये H। क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, हाँ या ना, 2 मिथाइल पेंटेन। और एक दूसरा कंपाउंड मैं बना सकता हूँ 3 मिथाइल पेंटेन, इस दूसरे कार्बन पर जो इस मिथाइल ग्रुप को जोड़े हुआ है ना, इसको ऐसा बना बना के, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, CH3 CH2 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 CH3 और ये हो गया CH3। तो दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन है ना, और एक 3 मिथाइल पेंटेन बना दीजिए, CH2 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 और ये CH3। अब ये हो गया CH3, इसको बोल देते हैं 3 मिथाइल पेंटेन। क्या है ये, 3 मिथाइल पेंटेन है। क्लियर है नहीं क्लियर? अब एरोमेटाइजेशन कौन कौन एरोमेटाइजेशन कराएगा और कौन कौन सी कंडीशन में, तो याद रखेंगे एरोमेटाइजेशन कराने के लिए जब किसी भी एल्केन पर आपको क्या दिया हो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड दिया हो, या फिर आपको दिया हो मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड दिया हो, या फिर आपको दिया हो वेनेडियम पेंटॉक्साइड दिया हो, साथ में 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 से 20 ATM का प्रेशर दिया हो, 10 से 20 ATM का प्रेशर दिया हो, तब ये क्या करा देंगे, एरोमेटाइजेशन करा देंगे। मान के चलिए मेरे पास एक एन हेक्सेन है, क्या है मेरे पास एक हेक्सेन है, CH3 CH2 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 और ये CH3, ये मेरे पास है बेटा एन हेक्सेन, ये मेरे पास क्या है एन हेक्सेन है। अब इस एन हेक्सेन का मैं क्या कराऊंगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बना दूंगा। तो 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन है ना। इसमें मैं क्या डाल दूंगा, यही चीज़ है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या फिर मैं ले सकता हूँ मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, या फिर मैं ले सकता हूँ V2O5, फिर उसके बाद 773 केल्विन टेम्परेचर
और 10 से 20 एटीएम का 10 से 20 एटीएम का मैं प्रेशर ले लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज बेंजीन। ये हो गया आपका बेंजीन। क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है। अब मान के चलिए अगर मैं हेप्टेन लेता हूँ, CH3, एक मिनट ना, CH3, CH2, 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 ये हो गया 3 4, और ये हो गया CH3, दैट इज नोन एज एन हेप्टेन। अभी एन हेप्टेन को मैं रिएक्शन करा देता हूँ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 ATM का प्रेशर, तो क्या मिलेगा, 7 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो सकता है, यस, बेंजीन के ऊपर एक आपको क्या लगा देना है, CH3 ग्रुप जोड़ देना है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप जोड़ दीजिए, और इसका नाम है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। क्लियर है। तो इसी के साथ जो हमारा एल्कीन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, एल्कीन कंप्लीट होता है। एक रिएक्शन है, अगर आप क्या कराते हैं, अगर आप मेथिन में मेथिन में मेथिन में आप जब क्या कराते हैं, आप उसमें स्टीम भेजते हैं, स्टीम यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आप लगभग 1273 केल्विन टेम्परेचर पर क्या कर रहे हैं, मीथेन को भाप से गुजार रहे हैं, तब आपको सीन गैस का मिक्सचर देखने को मिलता है, सीन गैस का मिक्सचर देखने को मिलता है। इसको मैं आगे बना देता हूँ। ठीक है, वैसे ये कंप्लीट हो चुका है, बट इसको भी मैं बता देता हूँ, बताने लायक है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, जब आप मीथेन मीथेन को क्या करते हैं, मीथेन को भाप के साथ जब आप प्रवाहित करते हैं, भाप के साथ यानी स्टीम के साथ, स्टीम ये गैस है ना, क्या है आपका, स्टीम है बेटा, स्टीम यानी भाप, गर्म भाप, है ना, कितने टेम्परेचर में, 1273 केल्विन टेम्परेचर पर, तब आपको कार्बन ऑक्साइड और H2 का मिक्सचर देखने को मिलता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिन गैस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है। तो पायरोलिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ हाइड्रोकार्बन इतना अगर आप कर लेते हैं तो सफिशियंट है। बार बार एनसीईआरटी रिवाइज कीजिए, एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी पढ़िए, वीडियो देखिए और क्वेश्चन बनाइए बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।